ये वीडियो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए है जो 10th से 11th स्टैंडर्ड में अपनी मर्जी का स्ट्रीम चूज करके पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। आई विश आप सब लोगों का बोर्ड का रिजल्ट काफी अच्छा है। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ऐसा इश्यू है जो ज्यादातर अनडिस्कस्ड ही रह जाता है और इससे बहुत सारे बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे इफेक्ट होते हैं, उनका फ्यूचर इफेक्ट होता है। और वो टॉपिक है ट्रांजिशन पीरियड। जब बच्चे 10th से 11th स्टैंडर्ड में आते हैं, सिलेबस बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही वास्ट हो जाता है एज कंपेयर टू 10th क्लास। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? एक तो अपनी पढ़ाई करने की स्ट्रैटेजी चेंज करने की, दूसरी टीचर से गाइडेंस लेने की टाइम टू टाइम। और ये दोनों ही चीजें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं फॉलो करते। बच्चे जैसी 10th में स्ट्रैटेजी थी पढ़ाई करने की, वैसे ही 11th में कंटिन्यू करते हैं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि 10th में पढ़ाई करने का एम अलग था। तब सिर्फ बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना ही एक एम था, लेकिन अब 11th में 11th ऑनवर्ड्स, मतलब 11th और 12th इन स्कूल लाइफ, आपको सिर्फ बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं लाने 12th में, आपको उसके आगे किसी कोर्स में एडमिशन लेना है जिसका एंट्रेंस आपको क्रैक करना है। तो अब आपका एम सिर्फ बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना नहीं है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि आप कौन सा पाथ लेते हो। आपको पढ़ाई करनी है, एंट्रेंस में भी सेम 11th 12th का ही सिलेबस आने वाला है और बोर्ड्स में सिर्फ 12th का ही सिलेबस आने वाला है। तो ज्यादातर बच्चे 11th में भी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करते, जो कि उन्हें बहुत नुकसान कर जाता है। और जो बच्चे सिर्फ 12th के बोर्ड्स को एम करके पढ़ाई करते हैं, अगर वो 90-95% ले भी आए बोर्ड में और एंट्रेंस एग्जाम वो क्रैक ही ना कर पाए, या फिर क्रैक हो रहा है तो इतनी कम रैंक आ रही है कि एडमिशन मिलना ही मुश्किल हो गया है, तो फिर 95 मार्क्स बोर्ड में लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमें अपना एम डिफरेंट रखना है। जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करोगे तो बोर्ड एग्जाम्स अपने आप कवर हो जाएंगे, अपने आप उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अपना एम चेंज करो। बोर्ड्स अल्टीमेट एम नहीं है। अल्टीमेट एम है आपके चॉइस के कोर्स में एडमिशन मिलना, जिसके लिए पहले एक बहुत बड़ा बैरिकेड है विच इज एंट्रेंस एग्जाम। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अब ये प्रिपरेशन होगी कैसे? आपको 11th क्लास के स्टार्टिंग से ही ये प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बिकॉज 50% सिलेबस 11th का आने वाला है। अब देखिए, इसके लिए एक 3 प्लान फॉर्मूला है। वो क्या है? आपको प्लान 1 है एक बहुत ही ब्रॉड टाइप का प्लान, और एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का आपको प्लान बना के रखना है फॉर फुल ईयर। तो इसमें आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपना सिलेबस असेस करना है कि आपका कितना सिलेबस है। इसके अंदर आपको पहले देखना है, आप जिस भी स्ट्रीम के हो, आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं तो मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स थे: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, उसे छोड़ देते हैं। बाकी 5 सब्जेक्ट्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं। देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया? असेस योर सिलेबस। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? हमें हर सब्जेक्ट में देखना है कितने चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 14, बायो में 12, 16। इंग्लिश के अंदर हम लोग चैप्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे, हमें लॉन्ग टर्म देखना है। इंग्लिश में अगर 2 लिटरेचर की बुक्स मिलाकर भी 16 चैप्टर्स भी अगर बनते हैं, तो हम लोग इस तरीके से अब यहाँ पर देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमें देखना है लॉन्ग टर्म में कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स दोगे तो उसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड और आपके सब्जेक्ट से हटके जो थोड़ा सा जनरल वाला पोर्शन आता है, जीके वाला और लैंग्वेज वाला, उसमें इंग्लिश आएगी। तो उधर आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उधर आपको किस टाइप की नॉलेज की जरूरत है, वहां पर ग्रामर और राइटिंग स्किल्स की जरूरत है आपको।
तो अब आपको पूरे साल में क्या करना है, अपनी ग्रामर और राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं, और लिटरेचर तो साइड बाय साइड चलती ही रहेगी, ठीक है। तो सेकेंड इज कि लिस्ट द नंबर ऑफ चैप्टर्स इन ईच सब्जेक्ट। थर्ड इज कंपेयर योर syllabus and the time you have in your hand. For example, मई चला गया है, अब जून से लेके फरवरी तक का आपके पास टाइम है, मार्च में आपके एग्जाम्स होंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स बनते हैं। लेकिन 1 महीना तो आपको रिवीजन के लिए चाहिए, तो आपके पास है 8 महीने अपना सिलेबस कवर करने के लिए, मैक्सिमम 8 मंथ्स। तो अगर हम देखें कि फिजिक्स में 15 चैप्टर्स हैं, आपके पास 8 महीने हैं, तो 15 डिवाइडेड बाय 8 विल बी अप्रोक्सीमेटली 2। दैट मीन्स आपको 1 महीने में कम से कम 2 चैप्टर्स फिजिक्स के कवर करने ही हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री के 14 डिवाइडेड बाय 8 इज 1.7, तो अराउंड 2 चैप्टर्स ही 1.5 to 2 चैप्टर्स आपको केमिस्ट्री के भी हर महीने कवर करने हैं। ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 3 चैप्टर्स बायो के आपको हर महीने कवर करने हैं, और 2 चैप्टर्स मैथ्स के आपको हर महीने कवर करने हैं। इंग्लिश साथ साथ चल रही है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हो, होमवर्क मिल रहा है, इन सब चीजों में इंग्लिश कवर हो रही है, बट जब इंग्लिश पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़नी है। अपने स्किल्स, ये 2 स्किल्स दिमाग में रखना, ये इंप्रूव करने हैं आपको। सो बेसिकली अब आपको करना क्या है, आपको कैलकुलेशन करनी है। ये हमारा लॉन्ग टर्म प्लान बन चुका है। अब प्लान नंबर 2 में हमें थोड़ा और प्रिसाइज हो जाना है। जो भी आपने स्ट्रीम चूज की है, कुछ सोच के चूज की होगी कि आगे जाकर जब हम कोर्स करेंगे तो इस स्ट्रीम से रिलेटेड ही आगे हम कोर्स करेंगे। एग्जाम्पल, मैंने बायोलॉजी लिया था, तो मुझे बायोलॉजी का ही कोर्स करना था, और मैंने कुछ 3-4 कोर्सेज अपने लिए निकाल के रखे थे कि ये कोर्सेज में अगर मुझे एडमिशन मिलेगा तो मैं ले लूंगी, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने एंट्रेंसेस की प्रेपरेशन की थी। तो अब आपको भी यही करना है, आप उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन। आपको उसका सिलेबस डाउनलोड करना है और उसके सिलेबस की लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट द सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें भी आप अपीयर होंगे। अगर आप सीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हो तो सीए के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस निकाल के रख लीजिए। अगर आपको नीट के लिए होना है तो नीट का निकाल के रख लीजिए। जो एग्जाम आपको देना है उस एग्जाम का सिलेबस आप निकाल कर रखिए, और जो चैप्टर आप रीड करते हैं, जो चैप्टर आप पढ़ते हैं, अगर मैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ रही हूँ, उस चैप्टर में जो जो कंटेंट्स है मुझे पता चल रहे हैं, मैं उसको सिलेबस से कंपेयर करूंगी और मैं देखूंगी कि सिलेबस में ये चैप्टर्स हैं, टिक करूं। मतलब उस सिलेबस के भी मेरे 2 टॉपिक्स कवर हो गए हैं इसके साथ। साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि पूरे सिलेबस में से एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं। पूरा सिलेबस एंट्रेंस में नहीं आता, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा रिपीट हो रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको कंपेयर करके पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। अब मैं आपको और एक टिप दे रही हूं, जो आपका सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन है। एग्जाम्पल, मेरा बायोलॉजी था, मुझे बायोलॉजी में ही आगे कुछ करना था, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स चारों ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, पर बायो ने आगे मेरा फ्यूचर डिसाइड करना है, तो मैं बायो रोज पढ़ूंगी। रोज पढ़ने का मतलब ये नहीं है रोज के हिसाब से 2 घंटे पढ़ो, नहीं, बस रोज पढ़ो। जो आपका एम है उसकी तरफ छोटे छोटे स्टेप्स लो, लेकिन रोज लो। हर रोज 20 मिनट इस सब्जेक्ट को आपको देने हैं। हर रोज के हिसाब से 20 मिनट आपको इस सब्जेक्ट को देने ही हैं। जो भी सब्जेक्ट आपका सबसे मेन सब्जेक्ट है आगे किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अब जरूरी नहीं है एक सब्जेक्ट हो, वो 2 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अकाउंट्स इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स मैथ्स, अगर कॉमर्स वाले हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री मैथ्स, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको फिजिक्स ऑनर्स करनी है, केमिस्ट्री ऑनर्स करनी है तो प्लान 2 है बहुत सिंपल समझने के लिए, लेकिन आपको ये 2 काम करने हैं। पहले तो लिस्ट करना है, कंपेयर करना है। दूसरा काम क्या है, अपना स्पेशल सब्जेक्ट
आइडेंटिफाई करना है और उसको रोज पढ़ना है, चाहे वो कितना भी आप उसको समझते हो वो इजी है, मैं कर लेता हूँ कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी आपको वो सब्जेक्ट रोज पढ़ना है। 20 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, रोज पढ़ो। नाउ प्लान नंबर 3। प्लान नंबर 3 क्या है? ये आपकी डे टू डे टाइम मैनेजमेंट है। इसके अंदर आपको 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं बस। पहला है, आपको लिस्ट करनी है चीजें किसके अकॉर्डिंग, व्हाट इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर्स, जो टॉपिक सब अर्जेंट हैं और इम्पोर्टेंट भी। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट क्या होता है? अर्जेंट मतलब जिसका स्कूल में टेस्ट है या कोचिंग क्लास में टेस्ट है, या फिर आपको लग रहा है अब इसे मैं फटाफट से कवर करके खत्म करूं, इस टाइम लिमिट को एक्सीड कर रहा है, ये मुझे इस महीने में ये करना था तो ये उसको एक्सीड कर रहा है, दैट इज अर्जेंट। इम्पोर्टेंट मतलब जो कि एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी आ रहा है। सेकेंड इज इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, मतलब कि एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बट अभी इतना अर्जेंट नहीं है। ऐसा नहीं है इसको आप छोड़ दोगे, पर प्रायोरिटी इसको देनी है, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट को। सेकेंड प्रायोरिटी देनी है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को विच आर नॉट वेरी अर्जेंट। थर्ड है को करिकुलर एक्टिविटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th क्लास तक कोई एक स्पोर्ट खेलते थे या आप क्रिएटिव थे, आर्टिस्टिक थे, कुछ आर्ट फॉर्म्स आप पसंद करते थे, म्यूजिक, डांस या कुछ आर्ट एंड एक्टिविटी, तो वो चीजें अब 11th में आकर पूरी तरीके से मत छोड़ो। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ पढ़ते रह जाओगे तो बोर हो जाओगे, फिर आगे कैसे पढ़ोगे स्कूल लाइफ के बाद? तो अपने माइंड को फ्रेश होने का भी टाइम दो। तो एक्स्ट्रा करिकुलर, अब ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा करिकुलर में हर स्पोर्ट के अंदर आप घुसे हुए हो, कोई एक अपने एक्स्ट्रा करिकुलर देख लो, उस एक एक्स्ट्रा करिकुलर को आप अपना माइंड फ्रेश करने के लिए खेल सकते हो, एज अ रिफ्रेशमेंट ले सकते हो, लेकिन लिमिट में। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन लिमिट में। पूरा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना, वरना ये पूरी मेहनत वेस्ट है। सिर्फ 2 साल मजे कर पाओगे और उसके बाद पूरी लाइफ रिग्रेट करोगे। अगर इस सिस्टम से चलोगे तो पूरी लाइफ सिस्टमैटिकली चलेगी और आगे जाकर करियर भी बहुत अच्छा बनेगा। तो 11th के न्यू कमर्स को मेरा ऑल द बेस्ट है। और हाँ, आप लोग पूरी 11th और ऑनवर्ड्स एक कॉमन डायलॉग सुनोगे कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। तो स्मार्ट वर्क क्या होता है? सिस्टमैटिकली किया गया हार्ड वर्क इज स्मार्ट वर्क। तो काम करो पर तरीके से करो।